टेक में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन में फ्रांस एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत ने बीते एक दशक में तकनीक का इस्तेमाल लोगों के जीवन को आसान बनाने, उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने में मदद करने और के लिए किया है। डिजी लॉकर हो, स्वामित्व योजना हो, ये सब इसके एक तरीके से सफल उदाहरण है। From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms, we are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture, and more. एआई के विकास और जीवन में उसके सकारात्मक उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक तभी मानवता की सहायता कर सकती है जब उसका लोकतंत्रीकरण हो। उन्होंने कहा कि इस उथल-पुथल के युग में तकनीक सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। Across sectors, our startups are innovating in an inspiring way. Friends, when it comes to technology, along with innovation, what matters is access. Technology can lead to progress only when it is democratized. AI must improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. तो प्रधानमंत्री के फ्रांस के महत्वपूर्ण दौरे और तमाम एंगेजमेंट्स पे क्या कुछ खास है, इसी बड़े विषय पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा आज का हमारा विशेष दुनिया के साथ भारत की टेक डिप्लोमेसी, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम प्रकार के प्रयासों को सामने रखा। इस खबर पर बात करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय कराते हैं। एम्बेसडर गुरजीत सिंह जी हैं, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर रिमझिम अग्रवाल है, को फाउंडर और CTO हैं ब्रेन साइट AI की। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर गुरजीत सिंह जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि भारत टेक्नोलॉजी की डिप्लोमेसी के साथ में दुनिया को जोड़ने का काम कर रहा है और भारत का अपना जो टेक्नोलॉजी का मंत्र है, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से इस वैश्विक मंच से दुनिया के सामने रखा है कि टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन होना ही चाहिए अगर आपको मानवता की भलाई के लिए काम करना है तो। एम्बेसडर गुरजीत। धन्यवाद जी। प्रधानमंत्री के इस दौरे का पहला इवेंट था भारत इनोवेट्स और कंक्लूडिंग इवेंट है विवाटेक में उनका स्पेशल कीनोट सेशन। तो देखिए, पूरे दौरे में शुरू से लेकर अंत तक AI और टेक्नोलॉजी सबसे आगे उभरती आई। ये हमारी इस समय की कूटनीति है। दूसरी बात जो आपने कही, जो प्रधानमंत्री के अभी बयान में भी मैंने सुनी, उन्होंने कहा कि मानवता की स्थिरता है, उसके बेस पे टेक्नोलॉजी आगे बढ़नी चाहिए, मानवता के हित में होनी चाहिए, मानवता की रक्षा करनी चाहिए और मानव के नियंत्रण में रहनी चाहिए। ये तीन बातें मैं कह उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कही। जहां उन्होंने लोकतांत्रिकरण की बात की, मैं समझता हूं उसके दो पहलू। एक तो है कि जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं उनको आपस में भरोसा जताना चाहिए और एक दूसरे के AI क्षमता में बाधा नहीं बांधनी चाहिए, कभी हाँ कभी ना वाली नीति नहीं बनानी चाहिए। और दूसरी रही ग्लोबल साउथ, उसको पीछे नहीं रहना चाहिए। वो लोकतांत्रिकरण का ये मतलब है सबको बराबरी से आके आप लेके चलो। नीति जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में हुआ था, आप बाकी देशों को AI में भी पीछे छोड़ दो। तो मेरा समझता है ये लीडरशिप जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई, और खासकर विवाटेक में जहां यूरोप के सबसे बड़ी कंपनियां आती हैं और भारत भी इस बारी पार्टनर कंट्री था, ये बड़ा अच्छा रहा। तो मेरे को तो बड़ी खुशी हुई उनका बयान आज। बिल्कुल, सभी भारतीयों को आपके जैसे ही खुशी का अनुभव हुआ है। डॉक्टर रिमझिम अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर रिमझिम,
प्रधानमंत्री मोदी देश में स्टार्टअप इनोवेशन को लेकर एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं। अब नेक्स्ट लेवल पे कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पे कैसे हम अपने स्टार्टअप्स को मौके दे सकें, उस नजरिए से फ्रांस का मौजूदा दौरा, जहां पर भारत इनोवेट्स की बात हो या फिर हम विवाटेक की बात करें, आपको लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मौका है इस तरीके से भारतीय इनोवेशंस और एक तरीके से साथ ही साथ जो स्टार्टअप्स उनको बड़ा मौका देने के लिहाज से कैसे देखते हैं आप इंडस्ट्री के नजरिए से? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारे पास हम एक स्टार्टअप है और हमारे पास ऐसे मौके होंगे तभी हम ग्लोबल लेवल पे, विश्व के लेवल पे जाके बाहर इन सब के बारे में बात कर सकते हैं। नहीं तो हम कंट्री में ही रह जाते हैं, अपने दायरे में ही रह जाते हैं। ऐसे ग्लोबल इवेंट्स बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इतने सारे लोग हमें मिले हैं। 2 दिन पहले हम फ्रांस के एम्बेसडर से भी मिलकर अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर पाए। ये सब तभी पॉसिबल हो पाया है जब प्रधानमंत्री ने ये सारे इनिशिएटिव्स लिए। भारत इनोवेट्स में भी हमको मौका मिला कि हम बहुत सारे लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी दिखा सकें। हम न्यूरो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं जो कि हॉस्पिटल्स में यूज होती है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है। और इसी तरह की टेक्नोलॉजी प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे कंट्री से बाहर जाए और विश्व में हर जगह इसका उपयोग हो पाए। तो इन सारी टेक्नोलॉजी को मंच तक के लाने के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम ऐसे इनिशिएटिव्स में और प्रदर्शन कर पाए, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ तक पहुंच पाए। जी, गुरजीत जी, किस तरीके से प्रधानमंत्री के इस बात को आगे आप देखते हैं कि जब वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी के लिहाज से होनी चाहिए, मानवता की भलाई के लिए होनी चाहिए, और भारत में एआई का मतलब है ऑल इंक्लूसिव, यानी सबका समावेशन, सभी शामिल हों, तो अंतिम व्यक्ति तक एक तरीके से तकनीक का फायदा पहुंचे, उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिखाई पड़ रहा है। जी, क्योंकि कई जगह शक पड़ रहा है कि एआई और एथिक्स का जो एक संबंध होता है वो टूट रहा है या उसको बनने नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए प्रधानमंत्री के भाषण में एथिक्स की बात, वो मानवता की बात आ गई कि मानवता के नियंत्रण होना चाहिए और मानवता के लिए होना चाहिए। जैसे अग्रवाल जी ने बताया, उनकी जो स्टार्टअप है वो तो बिल्कुल मानवता के लिए काम कर रही है। और जो G7 की रेजोल्यूशंस हैं जिनके साथ भारत जुड़ा है, एक कैंसर रिसर्च पे है और एक इबोला के ऊपर है। अब इन दोनों के लिए तो एआई का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और तीसरी बड़ी बात यह है कि इस समय कई देश बच्चों की एक उम्र सीमा से नीचे एआई और सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगा रहे हैं। अब ये भी एक बात है कि एआई को नियंत्रण में रखने के लिए हमें बच्चों की रक्षा करनी है और खुली छूट नहीं दे सकते आप एआई को या उसके पहरेदारों को कि आप बच्चों को भी करते। तो इसलिए मानवता की प्रोटेक्शन, मानवता की रक्षा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एआई जितना ही आपका मित्र है, अगर वो नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वो ही दुश्मन बन सकता, वो वेपन बन जाता है। इसलिए अमेरिका अब एआई को एक्सपोर्ट से या कॉन्ट्रैक्ट भरने से रोकता है, लेकिन ये भी एक सडन तरीके से नहीं होना, कोई नीति के हिसाब से होना चाहिए। और जब पार्टनरशिप बनती हैं उनको इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जाना। रिमझिम जी, किस तरह से आप इस बात को देखते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री एक तरीके से जो प्रयास कर रहे हैं वो भारत के जो ब्रांड हैं, स्टार्टअप्स हैं, इनोवेशन है, उसको ग्लोबल ब्रांडिंग के तरीके से, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री का इस प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल होना, भारत इनोवेट्स की बात हो या फिर विवाटेक की बात हो, एक तरीके से चर्चा होती है, लोगों की उत्सुकता होती है, और भारत के प्रति अगर उत्सुकता है तो हमारा जो पूरा स्टार्टअप का, जो पूरा इनोवेशन का जो पूरा क्रिएशन है, उसको एक ग्लोबल ब्रांडिंग मिलती है। किस तरीके से ये फायदा देता नजर आएगा आने वाले वक्त में? इसमें कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं है कि ग्लोबल लेवल पे ले जाने के लिए जब प्रधानमंत्री खुद अपने स्टार्टअप्स की ओर जाते हैं और उनका डेमो देखते हैं उनके बूथ पे जाके, वो भी प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ, तब मीडिया अट्रैक्शन बहुत ज्यादा मिलता है। उससे हमें अट्रैक्शन मिलता है बहुत सारे दूसरी कंपनीज के साथ, बहुत सारे एम्बेसडर्स और फ्रेंच लोगों के साथ, जिससे हम अपनी टेक्नोलॉजी को इस ग्लोबल लेवल पे ले जा पाते हैं। तो उन्होंने यही चीज की थी भारत इनोवेट्स में भी, और यहाँ विवाटेक में भी उन्होंने ये समय निकाला हर डेमो के लिए, हर स्टॉल पे जाके उनके डेमो देख के मैक्रोन जी के साथ। तो इस वजह से सारे स्टार्टअप्स को बहुत ट्रैक्शन मिला है, इस वजह से उनके बिजनेस के बारे में बात होना, चर्चित होना पॉसिबल हुआ है।
जी, एम्बेसडर गुरजीत सिंह जी, क्योंकि भारत के तमाम स्टार्टअप्स को ग्लोबल ब्रांडिंग के लिहाज से जो प्रधानमंत्री का ये प्रयास है, इसका फ़ायदा हम किस तरह से देखेंगे तमाम स्टार्टअप्स को, जहाँ पे निवेशक मौजूद हैं, तमाम दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज टेक्नोलॉजी के मौजूद हैं। ऐसे में जब हम शोकेस कर रहे हैं अपने आप को, हमारी जो टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़ हैं उसको जो हम शोकेस कर रहे हैं, उसका फ़ायदा हमें न सिर्फ टेक्नोलॉजी के कोऑपरेशन में मिलेगा, बल्कि ओवरऑल हम अगर देखें तो वैश्विक भलाई में भी उसका फ़ायदा होता नजर आएगा। जो यूरोपीय देश इस समय हैं, उनके पास कैपिटल है और टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनकी ग्रोथ रेट बहुत कमजोर है। तो उनको अगर आगे तेजी से बढ़ना है तो भारत के हाथ जोड़ सकते हैं, साथ पार्टनरशिप बना सकते हैं। उसके साथ दोनों भारत का भी यूरोप का भी उत्थान होगा। और हम चीन नहीं है, क्योंकि हमारे साथ तो वैल्यूज मिलती हैं यूरोप की। लेकिन मैं समझता हूं डायरेक्टली जो आपने सवाल पूछा कि एक भारत इनोवेट फंड है जो प्री सीरीज ए और सीरीज ए फंडिंग करता है। अब वो फंड की एक सीमा है, तो अगर बाहर के निवेशक उस फंड में निवेश करें तो हमारा फंड बढ़ जाएगा और हम और ज्यादा भारतीय इनोवेटिव स्टार्टअप, डीप टेक स्टार्टअप, हेल्थ स्टार्टअप को मदद कर पाए। दूसरी बात यह है कि जो हमारे बड़े स्टार्टअप अच्छे कर रहे हैं, जैसे अग्रवाल जी का स्टार्टअप है, उसमें हो सकता है डायरेक्टली निवेशक आ जाए और बोले कि ये स्टार्टअप अच्छा है, इसको हम स्केल अप करेंगे, इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। तो ये समझता हूं एक मैक्रो पे और एक माइक्रो लेवल पे दोनों पे फायदा हो सकता है। और जैसे रिमझिम अग्रवाल जी ने बताया, ये बड़े अच्छे मौके थे कि भारत की जो स्टार्टअप और डीप टेक की क्षमता है उसको एक वर्ल्ड स्टेज पे प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कंधा दिया और कहा देखिए हम ये कर रहे हैं। इससे ज्यादा मजबूती मेरे को नहीं लगती उनको कहीं और से मिल बिल्कुल। रिमझिम जी, एक छोटा सा जवाब आपसे, क्योंकि महिलाओं पर भी फोकस नजर आ रहा है। जब बात इनोवेशन की होती है, स्टार्टअप की होती, तो स्पेशल टीम वहां पे नजर आती है, उनके बीच में कोलैबोरेशन को लेकर भी संभावनाएं पनपती नजर आती हैं। भारत में भी एक मजबूत आधार तैयार हुआ है और उसका एक तरीके से बेनिफिशियरी भी कह सकते हैं आप उस प्रकार के उस इकोसिस्टम का। आपको लगता है कि महिलाओं के लिए भी अपार संभावना है इस क्षेत्र में? बिल्कुल। सो मैं यहाँ पे एक और इवेंट से जुड़ी हुई हूँ, उसका नाम है सॉन्डर्स इग्नाइट इवेंट। ये लतिका पाई जी, जो कि पहले माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुकी हैं, डायरेक्टर रह चुकी हैं, उन्होंने ये इवेंट किया था जो 10 महिलाओं को इंडिया से और 10 महिलाओं को फ्रेंच स्टार्टअप की तरफ से लेकर आई थी एक साथ। और हमने बहुत सारे मिनिस्टर्स से बात की, बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे नेटवर्किंग किया, जिससे और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ओपन हुई हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि इंडिया गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट और मोदी जी के अलग अलग इनिशिएटिव्स का एक नतीजा है, जिसकी वजह से हमको और भी बड़ा एक्सेस मिल पा रहा है, जिसमें महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं अभी। एक्चुअली ये मुझे यहाँ पे आके रियलाइज़ हुआ है कि इंडिया में नंबर ऑफ विमेन को फाउंडर्स ज़्यादा हैं, और ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि सारे इनिशिएटिव में विमेन एम्पावरमेंट को भी बहुत वेटेज दिया हुआ है। बिल्कुल। तो और इस वजह से मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। और शायद ये जो एक संभावनाएं का द्वार खुलते नजर आ रहे हैं, उसका एक बड़ा आधार एक प्रकार से तैयार हुआ है भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप को लेकर। शायद इसलिए इस प्रकार की नई संभावनाएं खुलती दिखाई पड़ रही हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक उस पर वापस आएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। मसाला ओए, छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। कछु साल पहले कोई सोच भी सकत रहो कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसाओ, और ये भी कोई सोच सकता था एक दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयां मिल जाएगी। पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया, पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन में मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे है, मॉम की दवाइयां कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा,
एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुँचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ एक दिन में, ओटीपी की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कछुए दी चाल नहीं, चीते दी रफ्तारा, मैं नया हिंदुस्तान। पुत्र, जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया सी ना, सड़कां देख के दिल ही बैठ जाता सी। पर अब देख सड़कें मक्खन जैसी हो गई हैं, वड्डे वड्डे पुल बन गए ने, तभी तो तेरे पापा जी का धंधा भी वड्डा हो गया है। ले पुत्र, हुन तू खेल। 12 साल स्पीड और स्केल के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद पेरिस में बोंजूर मोदी कार्यक्रम में फ्रांस में बसे भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर भारतीय समुदाय काफी उत्साहित नजर आ रहा है। It's absolutely magical. I mean, you can feel the energy. उनके आने से पहले ही आपको you can feel उनका aura का presence. You know, we're so looking forward to his speech. Looking forward to seeing him, and really excited and feel honored and blessed to be here today. Very excited and very honored to be part of this journey of Mr. Narendra Modi. I'm super excited. We are receiving Modi ji here, and we are having an amazing community. The energy within the community is so high to welcome our dear Prime Minister. We have really seen the impact Modi ji has had on India-France relationship. The kind of affable relationship he shares with Macron is amazing. This really lifts the confidence of every diaspora here, and the way we engage with society has really been transformed in the last 10 years. It's just amazing to see the energy, the positivity that Modi ji brings. मैं यहाँ पे फ्रांस में 2003 से हूँ, and I have seen a lot of change since he has become the Prime Minister of India. The way they are looking Indians in all over the world internationally has completely changed, and we are very grateful for that. और हम उस परमात्मा के चरणों में अरदास करते हैं कि परमात्मा इनकी आयु लंबी करे और चौथी बार इनको भारत का प्रधानमंत्री बनाए। Everyone is very interested to welcome our Prime Minister Modi ji. So it's a good opportunity for all of us to be here today to welcome him. चंद्रगुप्त के बाद जैसे अशोक ने, और उसके बाद नवीनतम युग में वीर सावरकर, सरदार पटेल, अगर उनके बाद कहीं कोई एक ओरा दिखता है संसार भर में, उसका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। हमारे पीछे आप देख सकते हैं पूरा सभागार भर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, और यहाँ सिर्फ फ्रांस के अलग अलग शहरों से लोग नहीं आए हैं, बल्कि फ्रांस की जो टेरिटरीज हैं जो हिंद महासागर में है, वहां से भी लोग आए हैं सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। तो ये दिखाता है कि कितना उत्साह, कितना आनंद है लोगों में, खुशी है लोगों में। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत करने के लिए यहाँ उमड़ा है पूरा जनसमूह। पेरिस में भारतवंशी और पूरे फ्रांस के भी भारतवंशी यहाँ उपस्थित हैं। कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, पेरिस से, डीडी न्यूज के लिए। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम भी शुरुआत होगा, उसकी तस्वीरें भी आप तक लगातार पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।
मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पे नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। एक कपिला। अरे भाई, सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया। भाई मेड इन इंडिया, भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी, और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद खबर राजनीति से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से शिवसेना की अंदरूनी कलह सुर्खियों में है। पार्टी बैठक में 6 सांसदों की गैर मौजूदगी ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। विप, नोटिस और बयानबाजी के बीच बगावत की आहट लगातार तेज होती दिख रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को एक और बड़ी टूट से बचा पाएंगे, या फिर शिवसेना यूबीटी के सामने अस्तित्व का नया संकट खड़ा हो गया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट का खतरा अब और गहरा हो गया है। असंतुष्ट सांसदों के मनाने की बजाय पार्टी ने विप का सहारा लिया तो उद्धव के करीबी संजय राउत गाली गलौज पर उतर आए। उद्धव गुट को लगा था कि विप की धमकी और संजय राउत की आक्रामकता काम आ जाएगी, लेकिन हुआ वही जिसके कयास कल से ही लगाए जा रहे थे। शिवसेना यूबीटी की बैठक से सभी 6 बागी सांसदों ने दूरी बना ली, जिसने ये लगभग साफ कर दिया कि ऑपरेशन टाइगर ने शिवसेना उद्धव गुट को एक बार फिर टूट की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस हालात में भी अपने सांसदों के असंतोष को समझने की बजाय उद्धव गुट के नेता भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रही है। डिफेंड तो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, उनके अलायंस को करना चाहिए कि इतना सत्ता की भूख, इतना सत्ता का प्यार कि आप संविधान को खराब कर दो, आप एजेंसीज को अपनी मुट्ठी में कर लो, आप जो भी है सबको डर का माहौल बना कर रखो, प्रजातंत्र के उसूलों को ताक पे डाल दो। तो ये तो जवाब हमें कोई डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। डिफेंड तो भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। क्यों इस तरीके के काम हो रहे हैं। शिवसेना यूबीटी की आज की बैठक से गैर हाजिर रहने वाले सांसदों में संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अश्रीकर, ओम प्रकाश राजे, निम्बालकर, भाऊ साहेब, वाकचोरे और संजय जाधव शामिल हैं। बागी सांसदों के गैर हाजिर रहने के बाद अब पार्टी उन्हें नोटिस भेजने की बात कह रही है, जबकि संजय राउत एक बार फिर कैमरे के सामने मर्यादा लांघते हुए असंतुष्ट सांसदों को गाली देते हुए नजर आए।
इतने आसान नहीं है इस बार। इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी एकनाथ शिंदे को भी, और ये जो 5-6 जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले। संजय राउत की इस आक्रामक बयानबाजी ने हालात सुधारने की बजाय और बिगाड़ दिए हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने इस बगावत की असली जड़ संजय राउत जैसे नेता की मनमानी और बेअंदाजी को बताया। देखो, संजय राउत तो हर बार ही वैसी भाषा करते हैं और उस भाषा की वजह से वो बात खत्म होती जा रही है। वहीं शिवसेना यूबीटी गुट के सभी 6 बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सतर्कता के बाद महाराष्ट्र पुलिस और राज्य गृह विभाग ने इन सांसदों की सुरक्षा व्यवस्था को अपग्रेड करते हुए उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। लाख कोशिशों के बाद भी उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी नहीं बचा पा रहे। 4 साल में दूसरी बार टूट के कगार पर खड़ी इस पार्टी के नेता अपनी कमियों को दूर करने की बजाय सत्ता पक्ष पर ठीकड़ा फोड़ रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे को मंथन करना चाहिए कि आखिर चूक कहां हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बंगाल में बगावत, महाराष्ट्र में टूट और अब यूपी में सियासी तूफान की आहट। सियासत के 3 बड़े राज्यों में एक जैसी तस्वीर कमोबेश सामने आ रही है। इससे सवाल उठता है कि क्या पार्टियों के भीतर चल रही नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के बाद अब समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा दावा सामने आ रहा है। दावा ऐसा जिसमें लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में बागियों की एक नई कतार बन रही है और दावा है कि इस बगावती कहानी का चेहरा बनेगा बलिया का लाल। आप देखिए इस खबर को, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। राजभर का दावा, सपा में दरार, बलिया के लाल पर सबकी नजर। राजभर के दावे से सपा में हलचल। क्या शुरू हो गई बगावत की पटकथा? उत्तर प्रदेश की सियासत में अचानक एक नया सस्पेंस जुड़ गया है। समाजवादी पार्टी के अंदर टूट की चर्चा ने सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। यूपी सरकार के मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट का दावा करते हुए यहां तक कह दिया कि सपा के बागी सांसदों के गुट की अगुवाई बागी बलिया का लाल करेगा। इसके साथ ही सांसद बचाओ अभियान चलाने की सीख भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव को दे डाली। सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। ओपी राजभर ने ट्वीट किया कि सपा की बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की बागी भूमिका एक लाल करेगा, और करे भी क्यों ना। कल जिस तरह सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे बागी बलिया का लाल बहुत आहत है। आगे लिखा, अखिलेश बाबू ट्विटर ACPC वाली नेतागिरी छोड़ अब सांसद बचाओ अभियान शुरू कर दे। सिर्फ ओपी राजभर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि सपा के 25-26 सांसद अभी टूटने को तैयार हैं। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव के गलियारे में नहीं चलेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी इसे बेबुनियाद और राजभर के दावों को झूठा बता रही है, लेकिन ओपी राजभर अपने दावों पर अड़े हुए हैं। पूर्वांचल के बहुत से ऐसे सांसद हैं जो दिल्ली संपर्क बनाए हुए हैं और कि हम आपकी पार्टी में आ रहे हैं, हम सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोग घूम रहे हैं। जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और बीच बीच में षड्यंत्र भी करते रहते हैं, लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद टूटेगा नहीं। ओपी राजभर जिसे बागी बलिया का लाल बता रहे हैं, वो बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे हैं। ओपी राजभर ने दावा किया कि सपा कार्यालय में हुए एक कार्यक्रम में ब्राह्मणों की कथित उपेक्षा से नाराजगी बढ़ी और यही नाराजगी अब बगावत की वजह बन सकती है। हालांकि इस दावे को सनातन पांडे ने सिरे से नकार खुद को खाँटी समाजवादी बताया। मेरे पूरे शरीर में समाजवाद भरा हुआ है। हमको समाजवाद और समाजवादी पार्टी से दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी आहट के साथ ही दलों के अंदर की हलचल तेज हो गई है। एक तरफ विपक्षी दल एकजुटता का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी दल टूट के दावे कर रहे हैं। अब देखना होगा
राजभर का दावा सिर्फ सियासी बयान साबित होता है या फिर सच में बलिया की धरती से बगावत की चिंगारी निकलती है? ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।